शिवसेना के संजय राउत ने लिखा कि मुस्लिमों का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, तो पलटवार कर दिया एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने। दुनिया की कोई ताकत किसी भी हिंदुस्तानी को, चाहे उसका कोई भी मजहब से या उसका ताल्लुक हो, वोट डालने का, मतदान का इख्तियार नहीं छीन सकती। ये कोई दुर्मची होने दो, किसी माइका लाल में दम नहीं है कि किसी के हक वोट मतदान का इख्तियार छीन लिया जाए। ओवैसी का यह बयान संजय राउत के उस बयान की प्रतिक्रिया में आया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीनने की बात कही है। ओवैसी बंधु मुंबई में उछल कूद करके लौट गए। ये सब सौदेबाजी मुसलमानों के वोटों के लिए हो रही है। मुसलमानों के वोट सिर्फ सौदेबाजी के लिए ही उपलब्ध होंगे तो ये समाज हमेशा गर्त में ही रहेगा तथा उनके नेता अमीर बनेंगे। इसी वजह से शिवसेना प्रमुख ने कहा था कि मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लो। एक दिन ये मुसलमान समाज का वोटिंग राइट अगर आप छीन लोगे कुछ सालों के लिए, तब सबको पता चलेगा ये मुसलमानों की ठेकेदारी है ना, मतों की बंद हो जाएगी और सभी जो नेता है मुसलमानों के वो जमीन पर आ जाएंगे। जब ये ठेकेदारी बंद हो जाएगी तो ये इसमें से एक भी नेता मुसलमानों के झोपड़े में नहीं जाएगा, उसके मोहल्ले में नहीं जाएगा। और आज जिस तरह से ओवैसी ब्रदर्स पूरे देश में जहर फैलाने की भाषा कर रहे, उससे मुझे बाला साहब ठाकरे की याद आ गई और मैंने ये बात कही। बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी और साक्षी महाराज की नजर में संजय राउत के इस बयान में कुछ भी गलत नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। सीरियल ऑफेंडर है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए और संजय राउत की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनकी राय है, परंतु उसमें कोई अपराध नहीं है। सब कहते हैं उसको गिरफ्तार करो। कौन से कानून में? यानी पाकिस्तान के कानून में या सऊदी अरेबिया के कानून में? इतना तो मैं जानता हूं कि तुष्टिकरण ने देश का सर्वनाश करके रख दिया है। मोदी युग शुरू हो गया है, अब देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। दूसरी तरफ बीजेपी साक्षी महाराज के बयान को उनका निजी बयान बताकर विवाद से पल्ला झाड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल जो प्रतिक्रिया है वो जो हमने दिया है, और कोई भी सांसद कोई अलग बयान देते हैं वो उनका अपना निजी बयान होगा, इससे पार्टी का कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। शिवसेना और एआईएमआईएम के बीच टकराव की शुरुआत विधानसभा चुनाव के समय से शुरू हुई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुद एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, शिवसेना के संजय राउत ने कुछ लिखा, आपने जवाब दिया। ये जो जवाब दिया कि माइका लाल कोई नहीं छीन सकता हमारे से हमारा वोटिंग का अधिकार, ये जवाब देके भी तो आप शिवसेना की पॉलिटिक्स को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो कैसे जवाब दूं सर? जब देखिए वोट डालने का जो इख्तियार अगर आपको और मेरे को है तो कैसे है? इस बुनियाद पर है कि आप भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूं। अगर कोई ये कहेगा कि ये हिंदुस्तान का सिटीजन नहीं है, शहरी नहीं है और इसको वोट डालने का हक नहीं दिया जाए तो मैं क्या करूं? मैं थालियां मारूं बैठकर? मैं ले जाकर फूल दूं उसको? नहीं ओवैसी साहब बहुत अच्छी बात कही है। नहीं वो और आपका शुक्रिया। उनकी बात सही नहीं है, उनकी बात सही है या नहीं वो एक अलग बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बात बाला साहब ठाकरे ने भी कही थी। वो नहीं, ये बात पहले भी कही जाती रही है। वो अलग, यही बात वो पहले भी कहते रहे हैं। आप जब बोलते हैं तो आप दोनों एक दूसरे की आसमान तो बिल्कुल तो क्या नहीं तो क्या बाल ठाकरे आसमान से गिरे हैं क्या? बाल ठाकरे क्या खुदा हैं क्या? आप कोई खुदा हैं कि आप सवाल करेंगे और मैं उसका जवाब ना दूं? आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आप वोट नहीं डाल सकते, आपका वोट के हक छीना जाएगा, इसलिए कि आप हिंदुस्तानी नहीं है। कोई मेरी हिंदुस्तानियत पर शक नहीं कर सकता। किसी को भी हक हासिल नहीं है कि वो मेरी शहरियत, मेरी सिटीजनशिप मुझसे छीने। ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दी है और इंशाअल्लाह ताला मैं मरने के बाद भी इसी सरजमीन में जाऊंगा। वो मुझसे कोई नहीं हक छीन सकता। अगर कोई ये बात कहेगा तो क्या करेंगे हम? बाल ठाकरे ने मुसलमानों को लड्डे कहा था, हम खामोश बैठ के सुन लें। अब ये कह रहे हैं कि ये वोट का हक छीन लेंगे हमसे, हम खामोश बैठ जाएं। मुझे डेमोक्रेटिक राइट है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप नहीं छीन सकते, कोई नहीं छीन सकता मुझसे। इसीलिए मैंने कहा वो बात कही जी। अब और उसके साथ आप ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी अलाई है शिवसेना की तो बीजेपी को भी एक्शन लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये शिवसेना
बाल ठाकरे भी पहले ऐसा बोलते रहे, अब संजय राउत ने ये बोला है, वो पहले भी ऐसा बोलते रहे हैं और वो तब भी ऐसा बोलते रहे हैं जब बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो बीजेपी की अब की सरकार और सेंटर की सरकार किस तरह से जिम्मेदार हो जाती है? देखिए सर, अगर मैं एबीपी में काम करता हूं और कोई महाराष्ट्र का आपका रिपोर्टर ये कह दे कि नहीं वो मेरी रिपोर्ट गलत थी, आपकी रिपोर्ट गलत थी या सही थी, तो आप और वो आपका महाराष्ट्र का करस्पॉन्डेंट और दिल्ली में आप जो बैठे एक ही तो है ना, क्योंकि सब एबीपी के लिए काम कर रहे हैं। बात मानिए आपकी। यहाँ पर सब एनडीए में है, आप कैबिनेट में है, आप सपोर्ट भी नहीं। सुनिए, मैं सुनिए मेरी बात सर, आप सवाल करें तो जवाब देने का प्लीज मौका इनायत फरमाइए। जब ये लोग पावर शेयर कर रहे हैं, आनंद गीते कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, कैसे लगता होगा नजमा हेप्तुल्ला को और नकवी साहब को जो मुस्लिम फेस है वहां पर, कि ये कह रहे हैं कि इनका मतदान डालने का हक इनसे छीन लिया जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट में भी इनके मिनिस्टर हैं, सेंटर में भी इनके मिनिस्टर हैं, तो क्या वो उस गवर्नमेंट की पॉलिसी के रिफ्लेक्शन कर रहे हैं? क्योंकि वो जो एमपी ने ये एडिटोरियल लिखा वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, वो उनकी इंडिविजुअल राय नहीं है, वो मेन एलिमेंट है, वो पार्ट एंड पार्सल है एक गवर्नमेंट के, वहां पर कैबिनेट में शामिल है, तो उनका रिफ्लेक्शन गवर्नमेंट का रिफ्लेक्शन है ये। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जब कह रहे हैं कि ये नई सरकार आने के बाद ऐसा बढ़ रहा है, मैं ये कह रहा हूं ये तो पहले से इसी तरह से बोलते रहे हैं, पहले से शिवसेना यही बात कहती रही है। ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी की मोदी की नई सरकार केंद्र में आई है तब उनकी जबान बदली है, उनकी जबान बदली नहीं है साहब। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दो गलत मिलकर एक सही हो जाता है? नहीं, सही को सही नहीं ठहरा रहे ओवैसी साहब, ओवैसी साहब सही नहीं बता रहे, उनसे सवालात हो रहे हैं और उनसे भी उतने ही कड़े सवालात हम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जब मोदी पर ये बात डाल देते हैं तो आप भी तो उस राज्य से राजनीतिक तौर पर भुना रहे हैं। अरे सर, मैं क्या पावर में हूं? क्या मेरा कोई एमपी मिनिस्टर है? क्या मैं किसी पार्टी की तायीद कर रहा हूं? जब ये तमाम लोग हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिए हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में जो फॉरेन टूर पर है, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में स्पीच में उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में तहजीब और मजहब के मानने वालों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, यकसा तौर पर देखा जाता है। वो 24 घंटे नहीं होते, इनका एडिटोरियल आ जाता है। कितनी बातें प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कही। लाल किले 15 अगस्त से क्या कहा था, उसके बाद घर वापसी शुरू हुआ, लव जिहाद शुरू हुआ, हरामजादे रामजादे शुरू हुआ। अब आज का किसी ने कहा कि मुस्लिम औरतों को स्टेरिलाइजेशन कर दिया जाना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे मुल्क में आप लोगों ने बड़ा प्रचार किया था कि एक बड़े अरसे के बाद एक पावरफुल ताकतवर प्राइम मिनिस्टर आया है, तो ये लोग सुन क्यों नहीं रहे उनकी बात? सवाल ये पैदा होता है। और एक और पॉइंट सर, ठीक है ये लोग मेरे हेटरेट की नाम की राजनीति करें, मुझसे बुग़्ज़ रखें, मुझसे दुश्मनी रखें, मुझे उसने लिखा कि मैं खतरनाक सांप हूं, बल्कि ठीक है हो सकता है कि मैं उनके लिए होऊंगा, मगर भैया आप तो पावर में है ना, आप गवर्नेंस के इश्यूज कहां गए? लोगों को, नौजवानों को नौकरियां पहुंचाने का काम कहां तक गया? कहां तक? क्या बीफ बैन की वजह से महाराष्ट्र में सर 5 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं, 5000 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? मराठवाड़ा में 100 की तादाद में किसान हमारे खुदकुशी कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं, इसके बारे में लिखना नहीं, इसके बारे में प्रोटेस्ट नहीं, मगर सब जाकर नहीं मुसलमानों को वोट डालने का हक छीन लिया जाए। अच्छा, इसमें यह भी लिखा गया वोट बैंक पॉलिटिक्स। मैं चैलेंज के साथ आज बीजेपी शिवसेना को कहना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में मुंबई हाईकोर्ट ने मुस्लिम रिजर्वेशन पर स्टे नहीं लगाई, मराठा रिजर्वेशन पर स्टे लगाई। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जाटों को रिजर्वेशन देंगे, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है सर? क्या ये सबका साथ सबका विकास को एक्सपोज नहीं करता कि महाराष्ट्र में कोर्ट स्टे नहीं लगाता, आप रिजर्वेशन नहीं देंगे मुसलमानों को, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं मिल सकता, तो ये क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? अच्छा, अगर वो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो जो आप कर रहे हैं वो वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। आप भी तो वहीं टिकट देते हैं ना जिन इलाकों में मुसलमान ज्यादा होते हैं, आप भी तो सिर्फ मुसलमानों के ही वोटों की बात करते हैं।
सर आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। आप अपना होमवर्क करके नहीं आए। आपकी रिसर्च टीम को आपको सैक करना चाहिए, जो इस तरह के बेबुनियाद गलत सवालात आपको देते हैं मुझसे पूछने के लिए। बाइकुल्ला में क्या परसेंटेज है मुसलमानों का? औरंगाबाद सेंट्रल में क्या परसेंटेज है मुसलमानों का? साहब परसेंटेज, अच्छा कराए बताइए सर, मैं आपके रिसर्च टीम को बताओ, बोलिए। परसेंटेज जब कम होता है, वो कम परसेंटेज जब ऑन ब्लॉक एक साथ एक तरफ चला जाता है तो वो एक तरफ को जीत दिला देता है, इसलिए वो कम परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट होता है। अब मेरे को ये बेसिक आपको बताना पड़ रहा है, आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं राजनीति का बेसिक यही है। एक छोटी सी कम्युनिटी भी एक बहुत बड़ा, इसी को वोट बैंक कहते हैं साहब। अरे सर आप, अरे सर आप अपने ही सवाल में ट्रैप में फंस गए। मैं 480 बीजेपी, अरे मुझे आप ट्रैप में डालिए, मुझे आप ट्रैप में डाल के बाहर फेंक दीजिए सर। अब आपको नहीं, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। देखिए एंकर हैं आप कोई मेरे कॉम्पिटिटर तो नहीं है वहां पर। सुन लीजिए आप, 440 बीजेपी ने कैंडिडेट्स खड़ा किए, 8 मुसलमानों को खड़ा किए, एक भी नहीं जीतता। 8 में से 7 की जमानत जब्त हो जाती। 440 में 280 जीतती बीजेपी, और आप कह रहे हो क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है सर? उनसे पूछते हैं हम। बिल्कुल है, पार्लियामेंट में बिल्कुल है, मुसलमान यकीनन है, दूसरी पार्टियों में है, उनसे पूछते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि नहीं, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, यही तो आप जनाब, आपकी पार्टी का नाम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात होती है, इसीलिए तो वो बयानात खड़े होते हैं। वो बयानात सही नहीं है, वो बयानात उन बयानात को हम कंडेम कर रहे हैं, उन बयानात पे हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप भी तो वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। आप मेरी पार्टी का नाम के ताल्लुक से सवाल कर रहे हैं सर। कभी ये भी तो सोच लीजिए कि AIADMK, DMK, अकाली दल, बिल्कुल क्या है सर? बिल्कुल, यकीनन सिंह यादव पूरे यादवों के लीडर। मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं। सब लोग, और दूसरी बात सर मेरी बात जरा, अरे मुझे मुकम्मल तो करने दीजिए सर। ऐसा लग रहा है कि आप किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहां पर मुझे मेरे जवाब को पूरा करने नहीं दे रहे। जरा तो थोड़ा दीजिए, आधा मिनट दीजिए सर। मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता है पार्टीज का, देख लीजिए। आप जो बात कह रहे हैं वो आप खुद कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं ECI का। मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि मैं इस तरह की बातें करता हूं। महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन 6 महीने पहले हुए, मैं 23 सभाएं किया, एक कंप्लेन नहीं EC की। परसों बांद्रा ईस्ट में मैं 2 सभाएं किया, कोई नोटिस नहीं, कोई केस नहीं पुलिस की तरफ से। 4 वीडियो कैमरे रिकॉर्ड करते हैं हमारी स्पीचेस को, लोग उसको माइन्यूटली डाइसेक्ट करते हैं, कोई केस नहीं। एक फिर क्या है फिर ये? मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो किया वो गैर कानूनी है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं वो भी एक कम्युनिटी की पॉलिटिक्स है, और वो पॉलिटिक्स जब होती है तो उस वजह से उसकी रिएक्शन में ये पॉलिटिक्स होती है और उसके रिएक्शन में आपकी पॉलिटिक्स होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इनिशिएट किया उनका रिएक्शन है या उन्होंने इनिशिएट किया आपका रिएक्शन है। मैं ये कह रहा हूं ये दोनों तरह की पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए। सर मैं आपसे कह रहा हूं कि ना मुस्लिम पॉलिटिक्स इंडिया में है, ना मुस्लिम वोट बैंक इंडिया में है। मैं तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर मिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये सो कॉल्ड मुस्लिम पॉलिटिक्स और मुस्लिम वोट का जो मिथ था उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। हम शुरू से कह रहे हैं कि 50 साल से मेजॉरिटेरियन वोट बैंक है, और इसी वजह है कि हमको हमारे जो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं माइनॉरिटीज के और दलित के वो पीछे हैं। यही तो हम कह रहे हैं आपसे कि यहां पर हमेशा मेजॉरिटी का वोट बैंक रहा है, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स होती रही है, और अब बीजेपी का 281 सीट जीतकर आना वो हमारी बात की तस्दीक करता है। और मैं तो मुबारकबाद दिया मिस्टर मोदी को पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर। शिवसेना ने जो कहा आपने रिएक्शन दिया, मेरा सिर्फ और एक सवाल, वही सवाल जो मैं शुरू से आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते? सर अगर मैं मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता तो महाराष्ट्र में कम से कम जो
60 लाख वोट पड़े 6 महीने पहले, उसमें से अगर मान लिए कि पूरे मुझे मुस्लिम वोट मिले 5,24,000, 24 कैंडिडेट जिसमें 5 नॉन मुस्लिम थे, तो 55 लाख वोट भैया कहां गए? अगर मैं मुस्लिम पॉलिटिक्स करता सर तो हिंदुस्तान की लोकसभा में मेरे 10-12 एमपी होते। अगर ये सब मैं करता तो हर जगह पर होता। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि हमको इस्तेमाल किया गया। यकीनन मुस्लिम कम्युनिटी भी जिम्मेदार है कि हमने आंख बंद कर कर इन लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने हमको धोखा दिया। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर ये डिसाइड नहीं कर पाती कि अपीजमेंट कौन कर रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, और हमारा हाल ये है कि फंस गई रजिया गुंडों में। मेरा कहना ये नहीं था कि सिर्फ आप ही हैं जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं या बाकी लोग दूसरे वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपने भी महाराष्ट्र में ये वाली पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में आप करते रहे, महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की है। 2 विधायक आपके बने हैं, आगे शायद इस पॉलिटिक्स पे आगे बढ़ के आपको और मिल जाए। हमने नहीं कि नहीं, आपकी बात बिल्कुल सरासर गलत है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है उसको बैक करने का। मैं आपको कई मिसालें दे चुका हूं महाराष्ट्र की। हमने ऐसा नहीं किया, ना इंशाल्लाह करेंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट माइनॉरिटीज का, दलित का होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 29 और 30 में लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यह ख्वाब का इजहार किया कि हिंदुस्तान की जमहूरियत एक पार्लिमानी जमहूरियत होगी, मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होगी। ये इन लोगों का ख्वाब था। ये इस कॉन्स्टिट्यूशन का इथॉस है, इसकी रूह है। जब हम अपनी डाइवर्सिटी की बात करते तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होना जरूरी है। और ये तमाम पार्टीज इन लोगों को, इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, उनको कामयाब करने के लिए, उनको मुंतखब करने के लिए, उनको एजुकेशनली, सोशली एम्पावर करने में नाकाम साबित हुए। और ये एक हकीकत है सर कि हिंदुस्तान की जमहूरियत के ताले उस वक्त ही खुलते हैं जब आपके पास पॉलिटिकल पावर होगा। इन कम्युनिटीज के पास पॉलिटिकल पावर है, इसलिए ये बैकवर्ड हैं। जिस दिन इनके पास पॉलिटिकल पावर आएगा, यकीन जानिए हिंदुस्तान और ताकतवर होगा और हमारा सेकुलरिज्म मजबूत होगा। आखिरी सवाल ओवैसी साहब, शिवसेना को ऐसा कहा जा रहा है कि आपने और ताकतवर ही कर दिया। क्या शिवसेना डर गई आपने जो ये बोला कि कोई माई का लाल नहीं कर सकता? आपका ये, मैं इस पे आपका राजनीतिक असेसमेंट चाहता हूं। अरे सर, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मैं कौन हूं? आप बताइए सर। मैं पूरे लोकसभा के इलेक्शन में सिर्फ 2 पार्लियामेंट की सीट पर हम लड़े। बीजेपी 280 सीट जीत गई। महाराष्ट्र में मैं एक पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ा। बीजेपी, शिवसेना 42 सीट जीत गई। सर, हम यही तो कह रहे हैं कि कोई मुस्लिम वोट बैंक है ही नहीं, कोई मुस्लिम पॉलिटिक्स है ही नहीं। हम शिवसेना आपसे डरी है या नहीं? बार ये कह रहे हैं। और शिवसेना डरती है नहीं डरती है, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूं। मैं किसी से नहीं डरने वाला हूं इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूं। और मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है, पूरा इखलास के साथ काम कर रहा हूं। मुझे कामयाबी मिलती है नहीं मिलती है वो मेरे मुकद्दर में होगा, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अगर नहीं है तो नहीं है, मगर मेरी जिद्दोजहद, मेरा काम, मेरी मेहनत तो जारी रहेगी। अगर किसी को नाराजगी होती है और अगर कोई मुझसे कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉइजनस स्नेक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे हर इल्जाम कबूल है, मगर मैं अपने रास्ते से नहीं हटने वाला हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ओवैसी साहब। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की ज़बान में कहें तो एक हकीकत यह भी है कि शिवसेना या बीजेपी जरूर चाहेंगी कि अगर कोई मुस्लिम वोट लेकर पार्टी खड़ी होती है तो और मजबूत हो, क्योंकि उससे कांग्रेस का नुकसान ही होता है महाराष्ट्र में कम से कम। ये हकीकत है, ये हमारी राजनीति की हकीकत है, जो जाहिर सी बात है ओवैसी साहब कबूलेंगे नहीं। वो अपनी पार्टी की मजबूती चाहते हैं और क्यों ना चाहेंगे, हर पार्टी चाह रही है, लेकिन राजनीति इस दिशा में ना बढ़े, ये मकसद है।